आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा। हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपभोक्ता की बचत, बेशी या अतिरेक, या अंग्रेजी में इसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, देखो उपभोक्ता की बचत। अब देखो ये अर्थशास्त्र की भाषा में ये बात लिखी हुई है, लेकिन आम तौर पर हम सब लोग इससे परिचित हैं। जैसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। अब मार्केट में दिवाली पे एक ड्रेस खरीदने गए। अब आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आई, आपकी फ्रेंड आपके साथ में है और आप मन में सोच रहे हो कि ये लगभग 1,000 की तो होगी ही, मतलब 1,000 की होगी तो भी मैं ले लूँगी इसको। ठीक है, अब आपने शॉपकीपर से अ, उसके प्राइस पूछी। उसने बोला कि इट इज़ ओनली 600, मतलब इसके प्राइस जो इसकी कीमत क्या है, 600 रुपये है। तो आप मन ही मन में क्या हुआ, खुश हो गए। मैं तो इसके लिए 1,000 देने के लिए तैयार थी, मुझे 600 ही देने हैं। तो वो जो 600 और 1,000 बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 1,000 माइनस 600, जो 400 रुपये है, वो क्या है, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। मतलब आपको उस एक ड्रेस से आपकी उपयोगिता लगभग आप समझ रहे थे कि मैं 1,000 भी इसके लिए देने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। यदि वो 1,000 मांगता तो भी आप उस ड्रेस को छोड़ते नहीं, आप लेके आते। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना पेमेंट किया उसको, उसकी प्राइस क्या बताई, 600। तो उसकी उपयोगिता लगभग आप जो उसके लिए कीमत देने के लिए तैयार थे, वो उसकी एक तरह से उसकी उपयोगिता को बता रहा है आपके लिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उपभोक्ता की बचत कहलाती है। ऐसा आप हर दिन, ये जब भी कुछ परचेज़ कर रहे हो, खरीद रहे हो मार्केट में, आप हर दिन इसको आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा आप कभी भी आप शॉपिंग करने जाओ तो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं उपभोक्ता की बचत, थोड़ा सा अर्थशास्त्री भाषा में। ठीक है, अ, देखो इकोनॉमिक्स का क्या है, डेली लाइफ में हर कोई इन सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है। बस यहाँ थोड़ी भाषा हम पढ़ने के हिसाब से थोड़ी अर्थशास्त्र की भाषा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो और हर चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो, तो थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, उपभोक्ता की बचत के बारे में प्रोफेसर जेवेंस, ड्यूपिट आदि सभी ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, लेकिन जो मुख्य रूप से या जो उपभोक्ता की बचत की धारणा का श्रेय जाता है वो मार्शल को जाता है। इन्होंने इनका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया है। मार्शल ने 1879 में अपनी एक बुक थी इनकी, प्योर थ्योरी टू डोमेस्टिक वैल्यूज़ में इसको सरल रूप से प्रस्तुत किया, और उसके बाद 1890 में इनकी पुस्तक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी विशुद्ध व्याख्या की और क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण कर अर्थशास्त्र में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसके बहुत सारे उपयोग भी बताए, कहाँ यूज़ हो सकते हैं उपभोक्ता की बचत की धारणा का, करारोपण में, बिल्कुल हम आगे देखेंगे, मूल्य निर्धारण में, विदेशी व्यापार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़े अर्थ और परिभाषा पर नजर डालते हैं। देखो कहीं अधिक उपयोगिता, देखो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए जो हम कीमत देते हैं, उससे हम कहीं अधिक उपयोगिता उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से हमें प्राप्त होती है। ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही ये तो जस्ट एक नॉर्मल फैमिलियर एग्जांपल था। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसकी तुलना में, मतलब जितना हम उनके लिए पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उपयोगिता मिल रही है। जैसे पानी की वाटर फैसिलिटी, आप देखते हो बिल कितना आता है, बहुत ही कम, 200-300 रुपये साल का मुश्किल से, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है। वो नहीं मिले तो आप शायद उसके लिए महीने के 5,000 भी देने के लिए तैयार होंगे। तो ठीक है, ये उस दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपके उपभोक्ता की बचत है, आपके कंज्यूमर सरप्लस है। पोस्ट कार्ड, दिया सिलाई, बिजली, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, आप क्या दे रहे हो, सिर्फ 3-4 रुपये, 5 रुपये, लेकिन उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। यदि वो नहीं मिले आपको, स्कर्सिटी हो जाए, तो आप लगभग उसके लिए 10-20-30 रुपये भी देने के लिए तैयार होंगे। यही है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल या इन्होंने लिया है कोई एक वस्तु है, वह पोस्ट कार्ड, पहले उसकी ज़्यादा उपयोगिता थी, तो नहीं है। हम अखबार की बात करते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है, वैसे तो आप 5 रुपये ही देते हो, लेकिन जिस दिन आपको पढ़ना है, आप यदि कोई 20 रुपये भी ले तो भी आप देने के लिए तैयार है। तो वैसे उसकी कीमत क्या है, 5 रुपये ही दे रहे हैं, और उसके लिए आप उपयोगिता आगे 20 रुपये में भी मुझे दे तो मैं ख़रीद लूँ, तो 15 रुपये क्या हो गई उसके, आप वो आपकी उपभोक्ता की बचत हो गई।
तो क्या हुआ, संभावित कीमत जो हम देने के लिए उद्यत हो सकते हैं और वास्तविक कीमत जो चुकाई जाती है, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। मार्शल ने, किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका अंतर ही संतुष्टि की या उपभोक्ता की बचत का आर्थिक माप है। ठीक है, अब आप मार्केट में ड्रेस लेने गए थे, यदि वो 1,000 रुपये भी मांगता तो आप दे देते, लेकिन 1,200 मांगते तो नहीं देते शायद। तो 1,000 किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा, या तो आप उसका उपयोग नहीं करो। उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने के लिए तैयार है, वो आपके फ्रेंड ले सकती थी। मान लो सपोज़ 1,000 रुपये आपने सोचा कि मैं 1,000 तक मैं उसको खरीद सकती हूँ। आपके फ्रेंड के लिए, फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी, वो उसके लिए 1,200 दे सकती है, तो उसके लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल प्राइस पूछी तो 600 थी। तो या तो आप 1,000 रुपये नहीं, 1,200 नहीं दोगे तो आप उससे वंचित रह जाओगे। आपकी जो दूसरी फ्रेंड है, तो उसके लिए उसकी उपयोगिता 1,200 है, और कीमत जब पूछी गई 600 है, तो जो 600 आपके फ्रेंड के लिए उपभोक्ता का सरप्लस जो होगा वो 600 रुपये का हो सकता है, और आपके लिए, क्योंकि आप उसके लिए सिर्फ 1,000 देने के लिए तैयार, तो आपके लिए वो 400 रुपये हो सकती है। तो सबके लिए अलग है इसका आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। ठीक है, ये मार्शल की डेफिनेशन थी, इसीलिए इसी प्रकार ये टॉजिंग की, पेंशन की, सबकी ये अलग अलग डेफिनेशन है। प्रोफेसर हिक्स की, उपभोक्ता की बचत वह मुद्रा राशि है जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति के परिवर्तित होने पर उसे दी जानी चाहिए या ली जानी चाहिए, ताकि उसके कुल संतोष में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये सबने अलग अलग थोड़ी सी डेफिनेशन दी। उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है और जो मूल्य वे वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ठीक है, अब शायद ये लाइन आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हो कि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है। या तो देखो, अभी जैसे अखबार का एग्जाम्पल है, या तो वो अखबार पढ़े ही नहीं, और या वो सोच रहा है कि मैं 20 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ, कोई मुझे दे दे। वंचित रहने की अपेक्षा, उसके लिए जितने पैसे देने के लिए तैयार है, 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब वो बोले यार, वो कोई उससे 50 रुपये मांग रहा है, जो कि नहीं, 50 तो मैं नहीं दूंगा, भले मैं इससे मुझे मिले ही ना, तो वंचित रह रहा है उससे। तो वो जब वो 20 रुपये दे रहा है और देने के लिए तैयार है, और उसकी एक्चुअल प्राइस 5 रुपये में ही मिल रही है, तो 15 रुपये उसके उपभोक्ता का सरप्लस हो गया या बचत हो गया। अब देखो, इसको एग्जांपल से लेंगे, ज़्यादा इसी समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर हमने आम की या मैंगो की इकाइयाँ ली है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंगो से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और तत्व कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है। क्योंकि हमने जब फर्स्ट स्टार्टिंग का लेक्चर हमने पढ़ा था यूटिलिटी वाले भी चैप्टर में, हमने देखा था कि उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत देने को तैयार होता है। ठीक है, जितनी उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो यहाँ पर मैंगो की प्राप्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हमने ये लिया है, और यहाँ पर आमों की बाजार में कीमत या मतलब एक्चुअल कीमत जो वास्तव में चुकाता है। जैसे अब ये तो है, आप उस ड्रेस के लिए 1,000 रुपये जो देने वाले थे, देने को तैयार थे, मतलब उस ड्रेस से आपको 1,000 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी, वो कॉलम तो ये है। और जो एक्चुअल में आप उस वस्तु के लिए जैसे 600 रुपये कीमत दे रहे थे, वो कॉलम ये है। ठीक है, अतः जो कीमत उपभोक्ता चुकाता है। अब सपोज़ आपने यहाँ पर, हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया, तो मैंगो की एक इकाई से आपको सीमांत उपयोगिता, मतलब उसके लिए आप 100 रुपये देने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस क्या है, 30 रुपये ही है। तो पहले मैंगो की एक इकाई के लिए आपका जो उपभोक्ता का बचत कितना हो गया, 100 - 30 70। दूसरी मैंगो की इकाई के लिए आप क्या करोगे, 90 रुपये देने के लिए तैयार हो। जैसे हमने ये पढ़ा है आसमान उपयोगिता नियम, जैसे जैसे अधिक उपयोग होगी, उपयोगिता कम होने लगती है, तो उपभोक्ता उसी की तुलना में उसकी कीमत देगा। तो सीमांत उपयोगिता कम हो गई, मतलब उसके लिए 90 रुपये के बराबर ही उपयोगिता है। एक ड्रेस ऑलरेडी है वैसे मिलते जुलते, तो आप उसके लिए थोड़ा कम प्राइस देना चाहोगे, और अभी उसकी मार्केट प्राइस क्या है, 30 रुपये, तो क्या होगा, 60 रुपये। इसी तरह ये दूसरी तीसरी इकाई से 70 रुपये मिल रहे हैं, अभी भी 30 रुपये, और तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि उसकी कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। ये हमने देखा था। तो ये जो इधर थर्ड कॉलम में जो आपको ये मिल रहा है, ये क्या है, उपभोक्ता की कुल बचत क्या हो गई, 190, कुल कीमत 150, और कुल उपयोगिता उसको मिली 340। इसी को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर हमने उसी टेबल को एक इस डायग्राम के रूप में प्रतिरूपित किया है। यहाँ हमने आमों की इकाइयाँ ली है और यहाँ पर हमने कीमत व सीमांत उपयोगिता ली है। ठीक है, अब एक इकाई से 100 के बराबर, दूसरी इकाई से 90, तीसरी इकाई से 70। ठीक है, ये इस तरह से ये आपकी उपयोगिता मिलती है। प्राइस कितनी थी? 30। इस पे आपके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब जो इस 30 से ऊपर वाला जो सारा एरिया है, दिस वन, ये क्या बता रहा है? उपभोक्ता की बचत को या उपभोक्ता की सरप्लस को। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हम यहाँ डिमांड कर यदि बनाएं, सिंपल हमारा डिमांड कर तो ऐसे होता है यहाँ की, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे असंख्य पॉइंट है बीच में और वस्तु को पूर्ण विभाज्य मान रहे हैं, इस कारण हमें एक इस तरह का डिमांड कर प्राप्त होता है। ये 30 रुपये की प्राइस है। तो इस प्राइस से ऊपर वाला जो सारा एरिया है वो किसको बताता है? उपभोक्ता की बचत को। क्योंकि देखो इन सारी इकाइयों से ये जो मिल रही है सारी टोटल यूटिलिटी है। डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को बता रहा है। और ये कर्व क्या है? डिमांड कर्व क्या था? हमने बात की थी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ही था। तो यहाँ पर हमने जब सारी मार्जिनल यूटिलिटी का समीशन कर लिया तो हमें क्या मिलता है? टोटल यूटिलिटी। समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। देखो यहाँ पर जब सारी सीमांत उपयोगिता को हमने जोड़ लिया तो हमें क्या मिल गई? कुल उपयोगिता। तो यहाँ भी हमने यही किया, सारी इससे मिलने वाली 1 2 3 4 5 सारी इकाइयों से मिलने वाली मिल रही, तो ये कुल उपयोगिता हो गई। तो कुल उपयोगिता में से वस्तु को प्राप्त होने वाली कुल उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में से जब वस्तु की कीमत को माइनस कर दें तो भी हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो सकती है। तो हमने जो एक फॉर्मूला प्राप्त किया, उपभोक्ता की बचत क्या है? TU माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब ये वाला एरिया। तो प्राइस ये हो गई, ये क्वांटिटी। ठीक है, ये एरिया। तो इससे भी हमें क्या मिल गया? उपभोक्ता की बचत। ये इसी डायग्राम से हमें पता चला कि ये एक ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, मैं आगे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे उपभोक्ता की बचत का माप कैसे होगा? टोटल यूटिलिटी माइनस, या MU गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर P आएगा। प्राइस इंटू N क्या है? खरीदी गई इकाइयाँ, वहाँ 5 है। जैसे अभी हमने क्या की 340 तो टोटल यूटिलिटी था, माइनस 5 इकाइयाँ इंटू प्राइस कितनी थी? 30। तो ये कितना आ गया? 150। इधर क्या आ गया? 340। ठीक है, तो कितना हो गया? 190 आपका क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। अब दूसरा एक है उपभोक्ता की बचत, और क्या हो सकती है? कुल प्राप्त उपयोगिता माइनस कुल किया गया त्याग। टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस क्या है? कीमत के रूप में जो आपने दिया है। ठीक है, इस तरह से उपभोक्ता की माप ये हमने देख ली। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे थे उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है, किस कारण से हमें ये उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस मिलती है। तो हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता हासमान नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी के कारण इस नियम के अनुसार जो जो किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है तो उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता अन्य बातों के समान रहने पर गिरती है। ये हमने देखा था कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। ठीक है, इसके लिए हमने उस टाइम एग्जांपल लिया था कि आप जैसे आपको बहुत भूख लगी है, आप घर गए हो और मम्मी ने गरम गरम एक रोटी बनाई, आप खा रहे हो, तो पहली रोटी से जो उपयोगिता मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे से फिर कम, तीसरे से फिर कम, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका पेट भरता जा रहा है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करोगे उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होगी और कहीं कहीं नेगेटिव भी हो सकती है। जब आपने 4-5 से ज़्यादा खा ली तो हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए, तो वो क्या हो गई? एक उसकी नेगेटिव उपयोगिता हो गई। ठीक है, पर इस इकाई से पहले जितनी इकाई, अब लास्ट वो तब तक उपभोग करेगा जब तक कि उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उस वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले वाली इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ उपभोग करी लास्ट इकाई से पहले, अभी जैसे हमने 5 इकाई से पहले जितनी भी इकाइयों का उपभोग किया उस पर क्या हुआ? उसकी कीमत से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इसी कारण उसको क्या मिल रही है? उपभोक्ता की बचत। पर इस इकाई से पहले जितनी इकाइयाँ उपभोग या क्रय की जाती है उनसे जो अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई है उन्हीं के योग से उपभोक्ता की बचत ज्ञात होती है। ठीक है, पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता 100 पैसा, जबकि 5वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता लगभग 30 है।
सीमांत उपयोगिता दिए जाने वाले द्रव्य मतलब मुद्रा के बराबर है, मुद्रा और उसकी सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर है। अतः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई से उपभोग से जो अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है वह उपयोगिता ह्रासमान नियम के कारण ही है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता की वजह सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम पर आधारित है। ठीक है, ये हमें जो मिल रही है ये इसी कारण मिली। अब देखो यहाँ पर एक केस आता है, जैसे हम एकाधिकारी हम मार्केट पढ़ेंगे, एकाधिकारात्मक बाजार या एकाधिकारी मोनोपोली मार्केट जब हम पढ़े स्पेशली, तो मोनोपोली का मतलब है कि जब बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता है तो वो क्या करता है, कीमत विभेद करता है, हर एक इकाई के लिए अलग अलग कीमत वसूलता है। तो ऐसे केस में क्या है, जब हर वस्तु के लिए मतलब प्रत्येक इकाई के लिए जब उतनी ही प्राइस, जैसे यहाँ पर ये होता, पहली इकाई के लिए उपभोक्ता से 100 रुपये ही डिमांड किए जाते, दूसरी इकाई से 90 रुपये ही डिमांड किए जाते, तीसरी इकाई से 70 ही। तो ऐसे केस में उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती, शून्य बचत। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है वो उपभोक्ता की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, क्योंकि एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक बाजार में हमें कीमत विभेद देखने को मिलता है जो उपभोक्ता के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उपभोक्ता की बचत के आधार और ये इसकी कुछ मान्यताएं, ये सब हमने देखी है। इसमें 2-4 मान्यताएं लिखी है। लगभग वही मान्यताएं हैं इसमें कि आप मुद्रा के रूप में उसको माप सकते हो उपयोगिता को, क्योंकि मार्शल ने दिया है तो आप कनेक्ट करो, मार्शल का जो गणनावाचक दृष्टिकोण किया है तो उसकी जो मान्यता होगी वही इसकी होगी। प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र उपभोग इकाई है, वस्तु विशेष की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर है, दूसरी वस्तु की पूर्ति से प्रभावित नहीं है। ये वही मान्यताएं हैं जो गणनावाचक दृष्टिकोण की है। द्रव्य मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। बाजार में उपभोक्ता की आय, रुचि, पेशन आदि में अंतर तथा परिवर्तन एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अतः अंतर विभिन्नता उपभोक्ता की बचत को प्रभावित नहीं करती। ये भी इन सबको भी कांस्टेंट माना था। विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं है, और अगर है तो उन सबको एक ही वस्तु मान लिया। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का एग्जाम्पल ली है। अन्य बातों के समान रहने की मान्यता इसमें है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत की उत्पत्ति के कारण या आधार एक ही बात है। यहाँ पर हमने पहला देख लिया, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होना, वस्तु का बाजार में एक समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना। जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता में बात करते हैं कि सभी वस्तु की जो वस्तु है उसका जितने भी विक्रेता है वो सब एक ही प्राइस वसूल रहे हैं, अलग अलग नहीं है। बाजार में एक समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना। उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई तब तक खरीदा जाता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए दी जाने वाले मूल्य की सीमांत उपयोगिता से अधिक होती। पर प्रारंभिक इकाइयों के लिए समान मूल्य दिए जाने पर भी जो अधिक उपयोगिता मिलती है वह उपभोक्ता की बचत है, जैसे अभी हमने देख लिया। ठीक है, बाजार में वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना। अब ये ऐसा केस सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता में ही हो सकता है। बाकी हम देखते हैं कि एकाधिकारी बाजार हम पढ़ेंगे, एकाधिकारात्मक बाजार पढ़ेंगे, ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, प्राइस जो होती है वो मार्शल यूटिलिटी से अधिक होती है। इस कारण हमें उपभोक्ता की बचत जो है इतनी नहीं मिल पाती। इसलिए कहा जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें जो MU यहाँ पर हम बोल रहे हैं, वैसे उसमें हम लेते हैं इसको मार्जिनल कॉस्ट, उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। यहाँ पर हम समझने के लिए ले रहे हैं कि बाजार में वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु की सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, पर सीमांत इकाई से पूर्व जो अधिक सीमांत इकाइयाँ हैं उनके समान मूल्य चुकाने पर जो अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है उनसे उपभोक्ता की बचत का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, ये उपभोक्ता की बचत का माप हमने देख लिया था। क्या था, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये कुछ बुक्स में जो है थोड़ी गलती है, मैं बताती रहूँगी कहाँ भी। TU पर देखो यहाँ पर ये गलत भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि हमने क्या बोला है कि प्राइस यहाँ पर MU के बराबर है, तो ठीक है, MU भी लिख दिया तो ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ा इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको इस तरह से लिख देंगे, TU = P/N, तो आपको ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या माना है कि P और MU दोनों बराबर ही हैं, इसलिए P की जगह MU भी लिख दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये भी उसको भी ठीक मान सकते हो, लेकिन आप ये मेंशन करो। ठीक है, ये आपका पूरा होता है उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक। आप लोग इसको पढ़िएगा, और इसमें फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।